हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आपने बताया था थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग अगेन तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। स्टार्ट किया था हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से, और हम लोगों ने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में इंक्रीमेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। और हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीमेंट और चेंज इन टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर हमने कांस्टेंट लगाया था। कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी था अल्फा, जिसे हमने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को हमने डिफाइन किया था फ्रैक्शन इन टेम्परेचर। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। पेंडुलम क्लॉक वाले क्वेश्चंस ट्राई हुए थे जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड निकाला था, फाइंड किया था। ये सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ मटेरियल्स के लिए अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसे मटेरियल्स को हमने कहा था एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। आइसोट्रोपिक मतलब सब डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, हर एक डायरेक्शन में उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज बोल दो, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट बोल दो, वो सेम होगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज आइसोट्रोपिक। बट इन केस ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होगा, उसका जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होगा इट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और इसी के बिहाफ पर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं आज कंसेप्ट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो जो कंसेप्ट हम लोगों ने कवर अप कर लिया था वो ये वाला एक्सप्रेशन था। सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए भी हम लोगों ने कोएफिशिएंट डिफाइन कर दिया था, बीटा डिफाइन कर चुके थे हम लोग, और बीटा डिफाइन करने के बाद फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया था। अब थोड़ा सा डिस्कशन में करना चाहता हूँ आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल का इन्फ्लुएंस क्या होगा एक्सप्रेशन पर। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की, सेकेंड टाइप के एक्सपेंशन की। अब सपोज हम लोग एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये हम लोगों ने एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। इस डायरेक्शन में डायमेंशन है L1, ये जो डायरेक्शन है डायमेंशन है L1, और इस डायरेक्शन का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है अल्फा 1 इस डायरेक्शन में। और ये वाली जो डायरेक्शन है यहाँ पर वैल्यूज आपको गिवन है L2 अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ है, ये वाली डायमेंशन या ये वाली लेंथ है L2, और इस डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होगा, जो वाई डायरेक्शन का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इट इज इक्वल टू अल्फा 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने इस ऑब्जेक्ट को अब हीट अप करा, हमने ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एंक्लोज्ड एरिया दिख रहा है इस केस में, ये वाला एंक्लोज्ड एरिया, हमने इस एंक्लोज्ड एरिया को हीट अप करना स्टार्ट करा। दोनों डायमेंशंस में इंक्रीमेंट होगा, लेंथ में भी इंक्रीमेंट होगा और विड्थ में भी इंक्रीमेंट होगा, अल्टीमेटली एरिया में इंक्रीमेंट होगा। तो मुझे बताओ फाइनल लेंथ में कितनी लिखूंगा, ये वाली लेंथ L1 प्राइम ये वाली लेंथ फाइनल लेंथ हो जाएगी, इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। उसी तरह से मैं क्या लिखूंगा L2 प्राइम, L2 प्राइम क्या हो जाएगा, L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिलेगा फाइनल एरिया। तो फाइनल एरिया कितना, फाइनल एरिया हो जाएगा L1 प्राइम इंटू L2 प्राइम जो कि किसके इक्वल आएगा सॉल्व करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो ये हो जाएगा L1 L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, ये जो फाइनल लेंथ आई है और फाइनल विड्थ आई है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मुझे ये तो पता है ना कि ये जो एक्सप्रेशन आया, ये जो टर्म आया, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फाइनल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, ये हो जाएगा फाइनल एरिया
ये क्या था, ये था इनिशियल एरिया। ये वाला जो टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हो जाएगा इनिशियल एरिया। तो इसको लिखूंगा फाइनल एरिया इक्वल्स टू इनिशियल एरिया। ब्रैकेट को ओपन करना सबको आता है, मल्टीप्लाई करना है बेसिकली अपन में। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी प्लस अल्फा वन डेल्टा टी प्लस अल्फा वन अल्फा टू डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये टर्म आ रहा है। अब थोड़ा सा आपको सबको ये पॉइंट क्लियर होगा कि अल्फा वन और अल्फा टू की जो वैल्यूज होती है वो यूजुअली कम होती है। ठीक है, अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू कम होती है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ। एज कंपेयर टू रिमेनिंग टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टर्म इन दिस एक्सप्रेशन कैन बी निगलेक्टेड व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू अदर टर्म्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हो अल्फा वन अल्फा टू वाले टर्म्स है और ये अल्फा वन अल्फा टू है, तो दो छोटी क्वांटिटी का प्रोडक्ट और कम हो जाएगा। तो मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, तो नेग्लेक्ट करने पर मुझे फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सप्रेशन 1 प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी। पर हमें तो पता है कि फॉर्मूला कुछ और था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला ये होता था, तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कंपेयर करने पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू आ रही है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट बीटा की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू। दिस इज एप्लीकेबल और वैलिड इन केस ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। वाइल इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल, अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल होता तो बीटा की वैल्यू क्या आती, 2 अल्फा, क्योंकि आइसोट्रोपिक होता तो दोनों सेम होते, तो बीटा हो जाता उस केस में 2 अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। तो ये होगा रिलेशन बिटवीन, ये जो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं ये वाला रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो नोट करो, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ, यहाँ बोर्ड से नोट करना है। जिन लोगों ने नोट कर लिया 1 मिनट वो वेट करना,
मार्कर जो है वो रिफिल कर रहे हैं। अच्छा, अल्फा वन अल्फा टू जीरो कैसे होगा? ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली। मैं जो बता रहा था उस पॉइंट को, अल्फा वन अल्फा टू जीरो क्यों होगा, इसका रीजन है। देखो रीजन ये है कि सपोज आपको अल्फा वन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, अल्फा टू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁴। ये दोनों क्वांटिटीज कैसी है? दोनों क्वांटिटीज बहुत स्मॉल होती है। देखो स्मॉल वैल्यूज दिख रही है आपको, 10⁻⁴। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप अल्फा वन अल्फा टू का प्रोडक्ट निकालोगे, अल्फा वन अल्फा टू का प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁸। ये प्रोडक्ट और स्मॉल हो रहा है। जैसे ऐसा बोलते हैं ना आपकी, अगर लेटस से कि ए है 0.02, बी है 0.03, तो ए इंटू बी कितना होगा? 0.0006। अब देखो, ये देखो दो स्मॉल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है, ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया। ए और बी अगर स्मॉल है तो दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट देखो, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स कम आ रहा है। और ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ 100 टाइम्स, वैसे तो 100 टाइम्स कम नहीं एग्जैक्टली, बट समझ में आ रहा होगा कि जब उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि जब मैं इसको ऐड करूंगा, देखो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आप एक काम करो, ए प्लस बी प्लस ए बी करो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसको ऐड करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये टर्म इन दोनों से बहुत छोटा है, तो हमारे जो कैलकुलेशन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। जो ए इंटू बी है उसको हम लोग बहुत इजीली निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक। और ये टेम्परेचर चेंज वगैरह यूजुअली हम लोग कम रखते हैं, जैसे समझ रहे हो इस बात को कि टेम्परेचर चेंज यूजुअली हम लोग 30 40 50 डिग्री का टेम्परेचर चेंज रखेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, इसलिए ये जो टर्म था ओवरऑल इसको हमने नेग्लिजिबल माना है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। चलिए, इसी तरह से अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं वो होगा कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा। सबको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट की विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगेन डेफिनेशन देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बिल्कुल सिमिलर है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने पर, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर वॉल्यूम के अंदर फ्रैक्शनल चेंज जो आ रहा है उसका जो रेशियो है वो हो जाएगा गामा। अच्छी यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, सेम एज दैट ऑफ अल्फा एंड बीटा। हमने बताया था अल्फा बीटा और गामा तीनों की यूनिट्स आपको सेम मिलेगी। इसको नोट करो।
आपको पता है इसमें एक और एक्सप्रेशन हमें ऐड करना है, और वो एक्सप्रेशन क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। और फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कितना होगा? ये तो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। ये है चेंज इन वॉल्यूम, और अकॉर्डिंगली फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर जो हम लोगों ने लेंथ और एरिया के लिए रिप्रेजेंट किया था, उसी टाइप का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। अगेन हम लोग बात करना चाहते हैं आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल्स की। सपोज अब हम लोग एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। डायमेंशन L1 L2, और ये वाले जो डायमेंशन है वो है L3 कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा 3। अब ये जो कंप्लीट क्यूबॉइडल ब्लॉक होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके तीनों डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इंक्रीज करेंगे। तो L1 L2 के बाद अब हम लोग लिखेंगे L3। L3 क्या हो जाएगा? फाइनल लेंथ हो जाएगी L3 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? यहाँ पर मुझे एक टर्म और ऐड करना है, बताओ क्या टर्म होगा एडिशन में, क्या मल्टीप्लाई होगा साथ में? इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी, ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इन दोनों के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में। ये क्या हो जाएगा? ये होगा फाइनल वॉल्यूम। ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम। जब आप इसको ओपन करोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, आपको टर्म्स मिलेंगे प्लस हायर ऑर्डर पावर्स। नोट करने से पहले समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। देखो, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, सबको पता है इन तीनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 1 आएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी भी आएगा, अल्फा 2 डेल्टा टी और अल्फा 3 डेल्टा टी, ये भी आएंगे। इसके बाद जो टर्म्स आएंगे ना, वो क्या आएंगे? या तो अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 3 अल्फा 1, और लास्ट में एक आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। ये सब टर्म्स होंगे कंप्लीट। इसमें से देखो हम लोगों ने क्या करा, सिर्फ इन्हीं टर्म्स को रिटेन करा है जहां भी अल्फा 1 अल्फा 2 का प्रोडक्ट आ रहा है, अल्फा 2 अल्फा 3 का प्रोडक्ट आ रहा है, या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ रहा है। उन सभी टर्म्स को, मतलब हायर ऑर्डर पावर्स जो आ रही थी उस टाइप की, उनको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो और स्मॉल होता चला जाएगा, तो उससे हमें इतना एक्सप्रेशन मिलेगा। तो बताओ इसको लास्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखें? फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से जो होना चाहिए था, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट आपको मिलेगा गामा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 फॉर एनाइसोट्रोपिक एंड 3 अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक। ठीक है, इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, उसको जल्दी से नोट कर लो। नहीं, वो न्यू नहीं लिखा है हमने, ये वी लिखा है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा, ये हमने वी लिखा है ना फाइनल वॉल्यूम में, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी प्राइम इज इक्वल टू वी 1 प्लस ये गामा है, गामा डेल्टा टी।
देखो ना, आप लोगों ने L1, L2, L3 को मल्टीप्लाई करा, तो फाइनल लेंथ, विड्थ और हाइट, फाइनल लेंथ, विड्थ और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। तो ये है फाइनल वॉल्यूम, ये है इनिशियल वॉल्यूम। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए आप लोगों को याद आ रहा होगा, कल हम लोगों ने एक स्फीयर वाला क्वेश्चन दिया था, तो एज्यूमिंग वो ऑब्जेक्ट जो था वो आइसोट्रोपिक था, वैसे कुछ गिवन था नहीं, बट हम लोग ये मान रहे थे कि वो आइसोट्रोपिक था इन द एब्सेंस ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। तो यही रीज़न था कि हम लोगों ने जब वो फॉर्मूला लगाया था लीनियर एक्सपेंशन का, तब भी हमारा आंसर आ गया था। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। चलो वैसे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कंसिडरिंग आइडियल गैस है, आपको उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कब, इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और सेकंड पार्ट में इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सेकंड पार्ट का आंसर तो सबका आ गया होगा। सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा?
0 देखते हैं। और फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक है, लास्ट 1 मिनट और दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। मीनवाइल जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो क्वेश्चन नोट कर सकते हो कॉपी में अच्छे से। मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ, जिन लोगों का आंसर आ गया है वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है गामा ऑफ आइडियल गैस इफ प्रोसेस इज कंसिडर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोगों को फॉर्मूला तो याद है, गामा का फॉर्मूला याद होगा सबको। जो बेसिक फॉर्मूला था, जो बेसिक एक्सप्रेशन था, वो बेसिक एक्सप्रेशन को जिस टाइप से वर्कआउट होता है, गामा इक्वल्स टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये तो याद होगा, जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, गामा का जो एक्सप्रेशन था ये वो एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब क्या मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो गामा का एक्सप्रेशन है इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ 1/v dv/dt। सेम एक्सप्रेशन है, इसको मैं हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा है और इसको हम लिख रहे हैं 1/v dv/dt। मतलब इनडायरेक्टली मुझे dv/dt फाइंड करना है। अब dv/dt हम कैसे फाइंड करेंगे? गैस की इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, P इक्वल्स टू nRT। पर क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो P तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। V का डेरिवेटिव क्या होगा? V का डेरिवेटिव होगा dv। P एज इट इज V का डेरिवेटिव हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू nr, अगेन कांस्टेंट है। T का डेरिवेटिव क्या होगा? T का डेरिवेटिव होगा dt। तो देखो यहाँ से मुझे dv/dt मिल सकता है। ये जो इक्वेशन है ना, वी वाली इक्वेशन से मुझे dv/dt मिल सकता है, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा dv/dt इज इक्वल टू nr/p। जिस एक्सप्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट थी वो ये वाला एक्सप्रेशन था, dv/dt इक्वल्स टू nr/p। अब इस एक्सप्रेशन को मैं रखूंगा इस इक्वेशन में, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? जो गामा है वो मिलेगा 1/v इंटू n r/p। पर पीवी कितना होता है? पीवी होता है nRT। हम लोग पीवी को लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू nRT। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं nr डिवाइडेड बाय nRT, दैट इज 1/t। तो यहाँ से मुझे गामा मिल रहा है 1/t। अच्छा, और एक और चीज बता दूं, शायद कुछ लोगों ने अगर थर्मो बाई चांस पहले कभी पढ़ा हो, तो आगे जाकर हम लोग है ना CP/CV, यहाँ शायद हो सकता है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, तो हम लोग आगे जाकर CP/CV का रेशियो फाइंड करेंगे। वो भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ठीक है, सीपी और सीवी क्या होते हैं वो आज ही शायद डिस्कशन में आ जाएगा जब हम बात करेंगे, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं कैलोरीमेट्री। तो हम बात करेंगे सीपी एंड सीवी। पहले हम लोग एस की बात करेंगे और फिर सीपी और सीवी की बात करेंगे। तो वहां पर भी क्या होता है, CP/CV को भी हम फिजिक्स में गामा लिखते हैं।
तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये अभी जो गामा हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट, बिल्कुल मोलर हीट कैपेसिटी का रेशियो। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट कुछ लग नहीं रही है मुझे, सबको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन किस बात का, वो तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए जब मैं लिख भी दूंगा अगर गामा इक्वल्स टू dv बाई वी। वैसे तो बहुत ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ डाउट आना नहीं चाहिए। अगर किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो। अच्छा, वीडियो हैंग हो गया था, ठीक है। अभी सही चल रहा है सब? ठीक है, चलो। हाँ देखो, यहाँ पर जो 1/t लिखा है ना मैंने, वहाँ पे t पता है क्या है, वहाँ पे t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। t टेम्परेचर में चेंज नहीं है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसे हमें केल्विन में रखना पड़ेगा। देखो इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम ये भी पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में ना इतना डायरेक्ट भी शायद ना आए। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के, पता क्या हो सकता है, क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि आपको कोई गैस दे दें और बोलें कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर दे दें आपको। लेट से आपको टेम्परेचर दे दिया माइनस टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया। सपोज आपको टेम्परेचर दिया -10 डिग्री सेल्सियस और आपसे कहा कि कांस्टेंट प्रेशर है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है, प्रेशर की आपको वैल्यू भी दे दी, प्रेशर की उन लोगों ने वैल्यू भी दे दी और इतने मोल्स हैं। और आप लोगों से पूछ लिया कि बताओ अब जब हम इस गैस को हीट करेंगे तो अगर हम इसका जो टेम्परेचर है उतना 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस से रेज करें तो बताओ इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले स्टेप में आप उसका गामा फाइंड करोगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के, जो कि होगा 1/t। पर ध्यान रहे ये जो टी है, क्योंकि ये टी वेरी कर रहा है, तो ये टी वेरी कर रहा है, समझ आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। शायद कुछ लोगों को स्ट्राइक कर गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप यूज करोगे dv इक्वल्स टू वी गामा डेल्टा टी, तो देखो यहाँ पे गामा कितना आ रहा है, गामा आ रहा है 1/t। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, गामा आ रहा है 1/t। उसके बाद अब जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब dv बाई वी इज इक्वल टू dt बाई टी। उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो उसको इंटीग्रेट करने पर आपको फाइनल वॉल्यूम मिलेगा। ये कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा था? अच्छा, अभी वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग यहाँ पर पॉज करेंगे। कुछ और टर्म होते हैं वैसे इसमें, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन भी होता है, बट तब हम लोग मैटर नहीं पढ़ लेते हैं, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं पढ़ लेते हैं, तब हम इसके आगे का जो ऑप्शन है थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन, इसको भी हम साइडलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है अभी हम लोग स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है, आंसर आना चाहिए 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन में गिवन है एक वेसल है, जिसको हमने कंप्लीटली लिक्विड से फिलअप कर दिया। और ये जो पूरा डेटा हमें गिवन था, अभी जो स्टार्टिंग का डेटा हमें गिवन है, ये गिवन है हमें 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये इनिशियल टेम्परेचर था, टी इनिशियल है 20 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, ये जो कंप्लीट वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कंटेनर का आपको एक्सपेंशन अलग दिया हुआ है, लिक्विड का एक्सपेंशन अलग दिया हुआ है। कंटेनर का कितना दिया हुआ है, गामा ऑफ कंटेनर, गामा ऑफ सॉलिड लिख रहा हूँ उसको, गामा ऑफ सॉलिड मतलब गामा ऑफ वेसल बोल दो, गामा ऑफ सॉलिड बोल दो। तो कंटेनर का जो गामा है वो हमें गिवन था 2 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। और लिक्विड का गामा कितना गिवन है हमें, गामा ऑफ लिक्विड हमें गिवन है अब देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंड तो दोनों करेंगे, मतलब कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। पर क्योंकि लिक्विड का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो लिक्विड ज्यादा जल्दी एक्सपेंड करेगा एज कम्पेयर टू कंटेनर। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। दूसरा केस भी पॉसिबल था। दूसरा केस होता है कि जब गामा ऑफ वेसल ज्यादा हो और गामा ऑफ लिक्विड कम हो, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंड तो दोनों कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि दोनों एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड तो दोनों कर रहे हैं, पर ऑब्जर्वर को उस केस में लगेगा कि लिक्विड का लेवल फॉल कर रहा है। कब बता रहा हूं मैं, दूसरा केस जब गामा ऑफ वेसल अगर ज्यादा होता, सॉलिड का गामा अगर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, दोनों एक्सपेंड करेंगे, पर क्योंकि सॉलिड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, अगर देखो सॉलिड में एक्सपेंशन ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो क्या होगा, ओवरऑल आपको लगेगा कि लिक्विड का लेवल धीरे धीरे फॉल करता जा रहा है। और अभी वाला जो केस है इसमें लिक्विड का एक्सपेंशन क्योंकि ज्यादा है, तो इसका मतलब ओवरऑल लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, तो थोड़ा सा लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो करके ड्रेन आउट हो जाएगा। हमें वही फाइंड करना है कि एक्स्ट्रा कितना लिक्विड ड्रेन आउट होगा। कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, या काम करते हैं जनरल फॉर्मूला ही लिख देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। इसी तरह से सॉलिड का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर सॉलिड, फाइनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड डेल्टा टी। तो एक्स्ट्रा लिक्विड कितना ओवरफ्लो करेगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। किन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, v 1 प्लस गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी। ये आएगा एक्सप्रेशन, सॉरी ये एक्सप्रेशन आएगा। आप देखो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ना, ये आपको इफेक्टिव गामा दिखाई देगा, ये वाला टर्म आपको इफेक्टिव गामा दिखाई देगा। कहने का मतलब इफेक्टिवली देखने वाले को लगेगा कि लिक्विड का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इतना है, क्योंकि देखो ये बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ऐसा लग रहा है कि इतना लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है। अगर इतना लिक्विड ओवरफ्लो कर रहा है तो देखने वाले को लगता है कि इफेक्टिवली अपेरेंटली लिक्विड के वॉल्यूम में इतना चेंज आया है। तो ये जो एक्सपेंशन होता है गामा एल माइनस गामा एस, ये आपको इफेक्टिव एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिखाई देगा। बट हालांकि हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं है, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। वी एल माइनस वी एस इज इक्वल्स टू वी 100 लिक्विड माइनस सॉलिड, माइनस कर दो कितना हो जाएगा ये, और डेल्टा टी कितना गिवन था
20 का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया था 70, तो 50 का चेंज होगा। 70 माइनस 20 50 का चेंज होगा। सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी फ्लैश कर देते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि वेसल का और लिक्विड का वॉल्यूम सेम है? ठीक है, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, केयरफुली पढ़ो। क्वेश्चन में इट इज क्लियरली मेंशन इन द प्रॉब्लम की इट इज कंप्लीटली फिल्ड। ये लिखा था मैंने, वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड मीन्स वो जो लेवल है दोनों का इनिशियल लेवल सेम होगा। ठीक है, अब फाइनली यहाँ से हमारा थर्मो का इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन के बहुत सारे वेरिएशंस देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो बहुत बेसिक कंसेप्ट थे, बट अब यहाँ से जब हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री तो यहाँ से जो थर्मो के एक्चुअल पार्ट होता है धीरे धीरे अब हम लोग हीट की बात करेंगे, हीट की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ से हमारा थर्मो का जो एक्चुअल पोर्शन होता है वो अब स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग होगी कैलोरीमेट्री। ये अब हमारा थर्मो का थर्ड पार्ट है। थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री की। कि हम लोगों ने यूनिट्स में कन्वर्जन क्यों नहीं करा, मैं थोड़ा सा वापस लास्ट पे आके बता देता हूँ। देखो दो चीजें हैं। पहली बात, डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर कैलोरी में कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको डेल्टा डी फाइंड करना है। डेल्टा डी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, वो हमेशा 50 ही होगा, चाहे आप उसको सेल्सियस में मेजर करो चाहे कैलोरी में मेजर करो। टेम्परेचर का डिफरेंस सेम होगा, इसलिए आप उसको डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। कैलोरी में लोगे तब भी टेम्परेचर का चेंज जो है वो सेम आएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अल्टीमेटली आप अगर यहाँ पे कन्वर्जन कर भी लेते वॉल्यूम का, तो आपको किस में मिलता? मीटर क्यूब में मिलता। उसको वापस आप इंटर कन्वर्ट करते सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको वही एक्सप्रेशन मिल जाता फाइनली। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑल टुगेदर जो कन्वर्जन था वो अवॉइड करा। पहली बार तो हमने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही ले लिया पूरे क्वेश्चन में, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने, क्योंकि दोनों वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिए थे, तो हमारा फाइनल आंसर भी हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिल रहा था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए, हाँ अब थोड़ा सा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हुआ है, आगे पूरा थर्मो में कंटिन्यू होता रहेगा। हम लोग बात करना चाहते हैं कैलोरीमेट्री की। अच्छा, वैसे नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? कैलोरी और मेट्री। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री का मीनिंग क्या होता है? मेट्री मीन्स मेजरमेंट, और कैलोरी मतलब इनडायरेक्टली ये हीट की पुरानी यूनिट थी जो अभी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या करेंगे? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ हीट रिक्वायर्ड। मतलब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज करने के, जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसका जो कैलकुलेशन होता है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमेट्री।
तो कैलोरीमेट्री क्या होगा? साइंस डीलिंग विद द मेजरमेंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, हीट और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम करेंगे कैलोरीमेट्री में। अब अगर हम हीट की बात करें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन होगी, जो सबसे पहला कंसेप्ट होगा, वो हमें पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हीट। सबको पता है हीट क्या होती है? देखो, अगर बहुत बेसिक सेंस में हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं हीट क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे, बताओ। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे साउंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वैसे हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कब ट्रांसफर होगी? जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कब ट्रांसफर होती है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से, हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी बाय द वर्च्यू ऑफ दैट टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between two objects as a result of temperature difference between them। चलिए, तो समझ में आ गया सबको हीट क्या होती है। मैं भी लिखवा दूंगा, स्टेटमेंट वगैरह लिखवा दूंगा। अब हम बात करना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मैं पूरी हेडिंग लिख नहीं रहा हूँ, वो हम अभी फ्लैश कर देंगे। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो हम अभी हर एक क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे, वो ये सजेस्ट करता है कि heat lost by one object is equal to heat gained by another object in case of an isolated system। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और अगर उसके अंदर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाते हैं तो एक का लॉस दूसरे का गेन होगा, एक का नुकसान दूसरे का फायदा होगा, एक का नुकसान लॉस दूसरे का बेनिफिट। किस टर्म्स में बात कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ हीट। तो एक ऑब्जेक्ट का हीट लॉस्ट, या हम ऐसा लिख सकते हैं हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू और कैन बी इक्वेटेड टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट बी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन कांटेक्ट इन एन आइसोलेटेड कंडीशन। आइसोलेटेड मतलब बाहर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो उन दोनों के बीच में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं एक का हीट लॉस दूसरे का हीट गेन, दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। बस यही सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, इसको हम समझने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो यही है, कैलोरी। कुछ आइडिया कैलोरी क्या हो सकता है, क्या होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी है तो फिर जूल क्या है? ठीक है, देखो, ये एक्चुअली थोड़ा हम इसको समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, प्रॉब्लम कहाँ आई। देखो, प्रॉब्लम यहाँ आई कि बहुत पहले स्टार्टिंग में जब लोग फिजिक्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब ऐसी वर्मा नहीं होती थी, तो लोगों के पास कोई मेथड नहीं होता था फिजिक्स समझने का। बहुत पहले की हम बात बता रहे हैं, आज से 500,000 ईयर्स पहले। तो अब होता क्या था कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हीट नाम की एक चीज़ होती है। मतलब उन्होंने देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर कम है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो उन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यहाँ से फ्लो होकर यहाँ जा रही है। उन्होंने उसे बोल दिया हीट। ठीक है, अब उन्होंने मतलब एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर दी। बेसिकली उन्होंने क्या करा, हीट को एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना मास, वॉल्यूम, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, वैसे ही स्टार्टिंग में लोगों ने क्या करा, हीट को एक नई फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी स्टार्टिंग में कम थी हीट को लेकर, उन्हें नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था कि हीट इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब उन्हें नहीं पता था अभी कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लोगों ने स्टार्टिंग में पता है हीट को डिफाइन करने के लिए क्या कहा, हीट इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल फ्लूइड। थोड़ा सा सुनने में स्ट्रेंज लगेगा, बट ये जो स्टार्टिंग की थ्योरी होती थी हीट को लेकर, बहुत पहले की जो थ्योरी होती थी हीट को लेकर, वो ये हुआ करती थी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल फ्लूइड। समझ रहे हो? एक टाइप का इनविजिबल फ्लूइड है जो क्या करता है, जो हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा होता है, लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के पास कम होता है, और जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो इनविजिबल फ्लूइड हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है। और उन्होंने हीट को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। फिर धीरे धीरे वर्क आया, वर्क को उन्होंने अलग फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया, एनर्जी आई,
और वर्क और एनर्जी का इक्विवेलेंस तो सबको समझ में आ ही गया था स्टार्टिंग में, ठीक है? ये बहुत स्टार्टिंग की थ्योरी है जब हीट को वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी माना करते थे। अब मुझे बताओ अगर आप हीट को एक अलग फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हो, तो आपको उसकी यूनिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट डिफाइन करते हैं, तो अगर हीट एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली कैलोरी पता है क्या है? हीट को मेजर करने के लिए स्टार्टिंग में जो लोग फिजिकल क्वांटिटी हीट को मेजर करने के जो यूनिट यूज़ करते थे, वो होती है कैलोरी। अब कैलोरी की डेफिनेशन सुनो। 1 कैलोरी मैं बता चुका हूँ वैसे 1-2 दिन पहले। 1 कैलोरी ध्यान से सुनना आज। 1 कैलोरी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 calorie is the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। आओ चलो इसको इमेजिन करते हैं। अगर ये एक बार इमेजिन हो जाए, माइंड में फिट हो जाए तो आगे बहुत ईज़ी लगेगा। देखो, आप 1 ग्राम वाटर लो, देखो, ये हमने 1 ग्राम वाटर लिया, दिख रहा है 1 ग्राम वाटर? अभी इसका कुछ टेम्परेचर होगा। मुझे इस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करना है। तो क्या अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा इसका टेम्परेचर? नहीं होगा। मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो 1 कैलोरी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट व्हिच शुड बी सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट दैट शुड बी सप्लाइड टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर को वाटर ही लेना है। 1 ग्राम वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है, इट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। ये कुछ बात समझ में आ रही है? तो कैलोरी हीट को मेजर करने की बहुत पुरानी यूनिट है। ठीक है? बाद में धीरे-धीरे लोगों को समझ में आया कि हीट कुछ और नहीं है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर प्रॉब्लम क्या है देखो, तब तक आप लोग ऑलरेडी हीट की यूनिट डिफाइन कर चुके हो, कैलोरी। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में और जो एसआई यूनिट होगी हीट की एसआई यूनिट पता है क्या होगी? जूल। एसआई में आप हीट को जूल में ही मेजर करोगे। तो ये जो हीट की पुरानी यूनिट है और जो हीट की अभी मॉडर्न यूनिट होगी, जो नई यूनिट होगी वो क्या होगी? एसआई यूनिट होगी, जूल। इन दोनों में कन्वर्जन भी होता है और वो कन्वर्जन क्या होता है? वो कन्वर्जन होता है, सबको पता ही होगा वैसे तो, सुना हुआ भी लग रहा होगा, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। हालांकि मैं इसके और डिटेल में अभी जब बात करेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का मतलब क्या है? कुछ आइडिया लग रहा है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे-जैसे साइंस एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ, तो लोगों को समझ में आने लगा हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म है और इनफैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट से वर्क भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आपने कभी वर्क को हीट में कन्वर्ट करा है? वर्क को हीट में कब कन्वर्ट करते हो? विंटर्स में करते हो ना? ये ऐसे हैंड्स को रब करते हो, हैंड्स को इस तरह से रब करते हो, क्या होता है? जो आप वर्क कर रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क इज़ बीइंग कन्वर्टेड इंटू हीट। क्या आपने कभी हीट को वर्क में कन्वर्ट होते हुए देखा है? स्टीम इंजिन्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो आप अभी इक्वेशंस पढ़ते हो, वर्क और हीट इक्विवेलेंट होते हैं, बस यही जो स्टेटमेंट था, यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे ही स्टीम इंजिन्स आए उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, वो हुआ था विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजिन्स, इंजिन्स के आने के बाद। पॉइंट क्लियर है क्या? नहीं, नहीं, मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, बट हाँ, डेफिनिटली ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि किस तरह से आप लोग वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को भी वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। इस पे और डिटेल डिस्कशन अभी हम करेंगे। अच्छा, मीनवाइल अब एक पॉइंट और ऐड करता हूँ। कैलोरी की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, आपको याद आ रही होगी, अभी मैंने कैलोरी की डेफिनेशन बताई है। अब मैं उस डेफिनेशन को और कंप्लीट करूँगा। कैलोरी की डेफिनेशन बताओ क्या थी? 1 कैलोरी is the amount of heat required 1 calorie is the amount of heat required to increase the temperature of 1 gram of water। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में ये वेसल था, ये कंटेनर था, इसमें मैंने 1 ग्राम वाटर लिया।
और इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे क्या देना है, मुझे हीट प्रोवाइड करनी है। तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसमें हीट प्रोवाइड करी। हीट को रिप्रेजेंट करेंगे हम क्यू से, ये हीट प्रोवाइड करी। अभी टेम्परेचर कितने डिग्री से इंक्रीज करना है, 1 डिग्री से, बट प्रिसाइजली देखो, अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर की जो रेंज होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर होगा जितना मुझे याद है, शायद 1 8 डिग्री का चेंज होगा, वो भी हम देख लेंगे। जितना मुझे याद आ रहा है, ये प्रिसाइज वैल्यू जो होती है, शायद 1 8 डिग्री का चेंज होगा, अगर होगा तो हम देख लेंगे, अभी बता देंगे। ये होता है, मतलब आपको टेम्परेचर जरूर चेंज करना है, पर देखो टेम्परेचर में चेंज कितना करना है, 1 डिग्री करना है, पर एग्जैक्टली नंबर देखो क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। देखो है तो टेम्परेचर 1 डिग्री का ही चेंज है, दिख रहा है 1 डिग्री का ही चेंज है। तो फिर ये एग्जैक्ट नंबर क्यों डिफाइन किया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। मतलब अब जब आप लोग ऐसा ही पढ़ते हो, ऐसा ही पढ़ते हो, आप लोगों ने देखा होगा कि मीटर की डेफिनेशन बहुत अजीब सी होती है, 1 सेकंड की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, बहुत अजीब सी डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसी तरह से एग्जैक्ट अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो 14.5 से 15.5 करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, तो वाटर की हीट स्टोर करने की कैपेसिटी में थोड़ा सा चेंज आता है। कहने का मतलब वो 1 कैलोरी के आसपास ही होगा, बट थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हालांकि वो नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट 1 कैलोरी ही होता है। बट अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन करने हो, तो जैसे कि एसआई में क्या होता है, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसीजन के साथ होता है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ मेजर किया जाता है। तो 100% प्रिसीजन के लिए हम लोग टेम्परेचर क्या लेंगे, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द डेफिनेशन। अदरवाइज आप लोग आपके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हो कि टेम्परेचर वेरिएशन से कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इवन इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर वॉज बींग रेज फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 71 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो है वो स्टिल सेम होता। 70 से 71 के लिए भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑलमोस्ट 1 कैलोरी होती। ठीक है, डेफिनेशन में एफिशिएंसी तो हटाओ, वो तो चलती रहेगी। बस ये फोटो याद कर लो, बस इस फोटो के अंदर ही ये कैलोरीमेट्री आधा कंप्लीट हो गया है। बस इस फोटो को देख लो, याद कर लो। इमेजिन कर लो 1 ग्राम पानी था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना था, 1 कैलोरी दे दो। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि, देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से मैं भी। चलो इसी तरह से मुझे ये बताओ कि अगर एक नया वेसल लेता जिसमें 5 ग्राम वाटर होता, और मुझे उसका टेम्परेचर बढ़ाना होता 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड होती, कैलकुलेट कर सकते हो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। है बहुत सिंपल कैलकुलेशन, देखो सिंपल बात है। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री के लिए 1 कैलोरी, तो 5 ग्राम वाटर का 1 डिग्री के लिए कितना, 5 ग्राम वाटर का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो 5 कैलोरी। अब 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 5 कैलोरी, तो 10 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना, 50 कैलोरीज। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल डायरेक्ट बैठता है आपका, कि आपको टोटल मिलाकर 50 कैलोरी की हीट इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। अभी हम आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, Q = mS ΔT।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वैसे मैं अभी बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट से वर्क भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग W अमाउंट ऑफ वर्क को कन्वर्ट करते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा H। तो रिलेशन होता है दोनों के बीच में W इक्वल्स टू जे एच, जहाँ पर कैपिटल J को हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देखो अब कंफ्यूज मत होना, ये जो कैपिटल J लिखा है ये कुछ और नहीं है, ये दो अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन फैक्टर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हीट को कैलोरी में मेजर करते हो और वर्क को जूल में मेजर करते हो, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने यही लिखा है कि 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.186 जूल। मतलब 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्विवेलेंट टू, देखो 1 कैलोरी ऑफ हीट को अगर मैं कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर पाता, जो कि होता नहीं है। देखो ये बताया ना सबको कि वर्क को मैं कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, पर हीट को हम लोग कभी भी कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ में। मतलब आपके पास अगर कुछ वर्क है तो आप उससे कंप्लीटली हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, पर अगर आपके पास हीट है तो हीट से आप कंप्लीटली यूजफुल वर्क जो है वो जनरेट नहीं कर सकते हो। थोड़ी बहुत हीट जो है वो आपको वेस्ट या रिजेक्ट करनी पड़ती है। बट उसको अभी भूल जाओ, अभी आपको सिंपल कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हम लोग हीट और वर्क को आपस में कंप्लीटली इंटर कन्वर्ट करते, अगर हम कंप्लीटली इंटर कन्वर्ट करते, तो यूनिट को कन्वर्ट करने का फैक्टर क्या होगा। यूनिट मतलब समझ में आ रहा है, यूनिट मतलब कैलोरी और जूल के बीच में कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। दूसरा पॉइंट सुन लो, ध्यान से सुन लो, 1 मिनट लिखने से पहले, नोट करने से पहले। मान लो कि अगर मैं वर्क को, जो कि मैं ऑब्वियसली बात है जूल में ही मेजर करूंगा हमेशा, अगर मैं हीट को भी जूल में मेजर करता, तो यहाँ पर जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है ना वो कितना होता पता है, 1। क्यों होता, क्योंकि देखो आप हीट को भी एसआई में मेजर कर रहे हो। अगर आप हीट को भी एसआई में मेजर कर रहे हो, वर्क को भी एसआई में मेजर कर रहे हो, तो आपको यूनिट कन्वर्जन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत पता है क्यों पड़ रही है, रीजन बहुत सिंपल है। कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि आप वर्क को तो जूल में मेजर कर रहे हो, पर कुछ लोग क्या करते हैं, हीट को, जो पुरानी यूनिट थी जो बहुत पहले से चली आ रही है, कुछ लोग क्या करते हैं उसी को यूज करना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप हीट को कैलोरी में मेजर करते हो और अगर वर्क को जूल में मेजर करते हो, तो इन दोनों अलग अलग टाइप की यूनिट्स के बीच में ये क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है। नोट करो इसको। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड डिस्प्ले कर देंगे, पहले आप ये वाली स्लाइड नोट कर लो। पहले आप 1 मिनट पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग प्रीवियस स्लाइड वापस से शो कर देंगे।
हाँ, मैं फिर रिपीट करूँगा कि अगर आप लोगों ने हीट को जूल में मतलब जूल में ही कैलकुलेट करा है, सपोज आपने हीट को कैलोरी में ना कैलकुलेट करते हुए जूल में ही अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर कन्वर्जन फैक्टर का कोई यूज़ नहीं होता है। उस केस में जो कैपिटल जे होगा वो 1 हो जाएगा। अभी हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल जे को 4.186 जूल पर कैलोरी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हीट को वर्क को अलग अलग यूनिट में मेजर कर रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल एक और डाउट आया है कि सर ये जो नंबर आता है ये एग्जैक्टली आता कहाँ से, तो इस बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये नंबर आता कहाँ से, एग्जैक्टली जो नंबर होता है ये कैलकुलेट करना पड़ता है, आता नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, इसका आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, एक क्लोज चैम्बर लेते हैं। प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोज चैम्बर लेते हैं, इंसुलेटिंग चैम्बर, क्लोज्ड इंसुलेटिंग चैम्बर विथ नोन अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो मेजरेबल होता है, नोन होता है हमारे लिए। क्लोज कंटेनर है विथ अमाउंट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर एक थर्मोमीटर भी प्लेस कर देते हैं। थर्मोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, वाटर का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक स्टिरर। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होता है इस टाइप का। ये स्टिरर समझ में आ रहा है, जो वाटर को चर्न करेगा, मतलब ये मूव करेगा, ब्लेड्स मूव करेगी, वाटर के अंदर मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसके अंदर ये इनडायरेक्टली वर्क को हीट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वाटर के अंदर ये रैंडम मोशन कर पाएगा इस तरह से रोटेट करके। फिर हम पता है क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको स्टिरर, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग थ्रेड को व्रैप करते हैं, और थ्रेड को व्रैप करने के बाद यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक को अटैच कर देते हैं, और ये सब कुछ बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट से होता है। अब आप इस ब्लॉक को रिलीज करो, बताओ क्या होगा। नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, पर वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से आप इनडायरेक्टली मेजर करते हो कि जितना वर्क डन हुआ है, mgh के इक्विवेलेंट जो वर्क डन हुआ है, उससे जो अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उससे आप कैलकुलेट करते हो कि वो जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो कितना आता है। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? आपको शायद डिटेल एक्सपेरिमेंट कभी आप सर्च करना, नेट पे मिल जाएगा, शायद वीडियोज़ भी मिल जाएँ यूट्यूब पर इस एक्सपेरिमेंट के, तो और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। टेक्निकल डिटेल्स में मैं ज़्यादा गया नहीं हूँ इसके आप लोगों के साथ, बट हाँ, इतना मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि इस मेथड के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ये फाइंड करते हो। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जो शायद 2-3 लोग मुझे बहुत देर से पूछ रहे हैं कि जो फूड आइटम्स के ऊपर लिखा होता है कैलोरी, वो क्या होता है? देखो, वो भी एक तरह से इंडिकेशन है इस बात का कि उसका एनर्जी कंटेंट कितना है। मतलब आप जो फूड आइटम कंज़्यूम करोगे उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कंटेंट कितना है, पर वो जो कैलोरी होती है और ये जो हम कैलोरी पढ़ रहे हैं, उसमें डिफ़रेंस होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है, बस नाम वहीं से आया है। जो नाम आता है ना ये कैलोरी, नाम वहीं से आता है कि बेसिकली उसका जो एनर्जी कंटेंट है इनडायरेक्टली वो कितना होगा। वैसे कैलोरी की ब्रेड भी होती है शायद एक, कंपनी भी है शायद ब्रेड वाली, कैलोरी, जिससे सब लोग शायद सैंडविच बनाते होंगे। जैसे अभी ब्रेक होने वाला है, तो अभी ब्रेक होने वाला है तो शायद आप लोग सैंडविच वगैरह प्रिपेयर करते होंगे, मैगी या सैंडविच ऐसा कुछ, तो उसमें भी कैलोरी की ब्रेड जो है वो यूज़ होती है। चलिए ठीक है, तो आज अपन लोग इसको फिर यहीं पॉज़ करते हैं, अच्छे से ब्रेक लो। ब्रेक में कुछ अच्छा सा बढ़िया सा आइटम जो है स्नैक्स वगैरह प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टर्न पर जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने सिर्फ कैलोरी पढ़ा है, अब हमें 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने हैं। Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जो हम लोग रीड करेंगे। Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। एक और फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, और एक और फॉर्मूला होगा Q इक्वल्स टू एम इंटू एल। तो नेक्स्ट कंप्लीट टर्न जो होगा वो इन 3 फॉर्मूलों पर डिवोटेड होगा, और इसके फिर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे लाइन से, ठीक है।
चलो, तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर ही एंड करेंगे, यहाँ पे पॉज़ करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर फिर से हम लोग रिज़्यूम करेंगे। चलिए ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ, और मॉड्यूल जो है कल प्रोबेबली मॉर्निंग या आफ्टरनून तक मैं आप लोगों के गूगल ड्राइव जो लिंक मैंने सेंड करी थी, उसमें मैं पोस्ट कर दूँगा। और मॉड्यूल का जो होमवर्क है, वो मैं आप लोगों के ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा। जब मॉड्यूल पोस्ट करूँगा, उसके साथ आपको होमवर्क का सीक्वेंस भी बता दूँगा।